हैं कि साहब ये जब ये पेशाब करता है उस वक्त ये परेशान करता है, अच्छा, या रोते हैं या जोर लगाते हैं ज़्यादा, और ये बार बार करते हैं। तो ये होता है, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि मसाने का साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है और स्टोन छोटे होते हैं, तो मसाने के कहीं भी साइड में होते हैं तो वो साइड में दर्द नहीं करता, लेकिन यूरिन का जो वाटर जो है वो जब गुजरता है उससे तो वो थोड़ी देर कंक्रीट उसके अंदर आ जाती है। अच्छा। वो कंक्रीट जो आ रही है वो असल में ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है माइनर, तो वो बच्चों को हम समझते हैं कि जोर लगा रहा है, प्रेशर दे रहा है बच्चों को, बहुत कम ऐसा। अब यही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, स्कूल गोइंग होने लगते हैं, तो स्टोन का साइज़ बढ़ जाता है। जब स्टोन का बढ़ता है साइज तो ये फिर एक मेन पैसेज पे आ जाते हैं। अच्छा। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, अब ये डिटेक्शन भी हो जाती है। हाँ। कभी यूरिन रुक गया, ब्लॉक हो गया, पेन हो रहा है, बाकायदा वोमिटिंग हो रही है, समझे ना। इसी तरह बच्चे जो होते हैं इरिटेशन हो जाती है उन्हें, तो ये बच्चे डिटेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, बच्चों का पता लग जाता है। लेकिन वो कौन कौन सी बीमारियां मैंने बताया कि सिस्टाइटिस है जैसे, जी हाँ, और यूरिन की प्रॉब्लम्स है, यूरिथ्रा की प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर, किडनी प्रॉब्लम्स इनके अंदर आती हैं, ठीक है, जी हाँ। और ये तीनों बीमारियां फिर वो जेनेटिक हो गई, और फिर एक्वायर्ड हो गई, और वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फिर एक कहानी, फिर ये पूरा स्कूल खुल जाता है। बेसिकली यही तीन चीज एक ट्रैक है पूरा। हाँ। जो बच्चों में हम नीचे से ऊपर चलते हैं, यानी मसाने से चलते हैं, यूरिथ्रा जाएगा, फिर मसाना होगा, ब्लेडर जिसे हम कहते हैं, फिर वो यूनिट जो है वो यूरेटर्स होगा, फिर किडनी, ये चार चीज़ें इनमें इन्वॉल्व होती हैं। सही। अच्छा चले, आई होप कि लोगों को पता लग गया होगा कि बेड वेटिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसको ये सीरियस इशू है, इसको सीरियसली लें। अगर आपका बच्चा इस प्रॉब्लम में आ रहा है कि रात में जो है वो बिस्तर ख़राब हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, ज़ाहिर है पेरेंट्स की भी नींद ख़राब होती है, वो भी उठ रहे हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेट होकर पैम्पर्स पहनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको ये प्रॉब्लम बताएं। अच्छा, आज मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगी कि वो मैं चाह रही थी कि हम कॉमन चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो डिजीज़ होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, ताकि हमें एक पता लग जाए, क्योंकि वही वाली बात है कि वायरल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब वेदर चेंज होता है, तो हमें उनकी प्रिवेंशन के बारे में पता हो कि अच्छा अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, ये इस लेवल पर है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, बच्चों की बीमारियाँ और बड़ों की बीमारियों में कोई कोई खास फ़र्क नहीं होता, ठीक है। सिर्फ इतना होता है कि बच्चों को हम तवज्जो ज़्यादा जब रखते हैं तो उनकी छोटे छोटे मसले उनके बड़े मसले लगते हैं, समझे ना। अब चूंकि ये बच्चे खुद नहीं खा रहे होते ज़्यादा, यानी वो छोटे बच्चे जो बिलो 3 ईयर्स हैं, तो उनको ज़्यादातर पेरेंट ही हैंडल कर रहे होते हैं, तो बीमारियां ज़्यादातर जो आती हैं इनमें हाइजीनिक आती हैं। सही है ना। जब ये बच्चे खुद जो है अपना सेल्फ हेल्प करने लगते हैं, खाने लगते हैं, तो बीमारियों का अनुसार कुछ कम हो जाता है। और एक वजह ये भी होती है कि क्योंकि वैक्सीनेशन जितनी भी दी जाती है वो 5 ईयर तक के लिए होती हैं, ठीक है। और 5 ईयर के बाद बच्चा एक बिल्डअप हो जाता है, एक पिलर उसमें बन जाते हैं। हाँ। तो उनके रेजिस्टेंट जो है अच्छा अगेंस्ट बीमारियों के डेवलप हो चुका होता है, तो ये बच्चे ज़्यादा सेफ हो जाते हैं। तो बिलो 2 ईयर्स के बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा। इनकी बीमारियाँ जो हम देखते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये बच्चे अब देखिए इनकी डाइट से हम रिलेट करते हैं इनको। अच्छा। जैसे मिल्क है, अब मिल्क के जो मदर मीट पे जो ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं वो बच्चे को बीमारियाँ उनमें कम होती हैं, और जो आर्टिफिशियल पे होते हैं उनकी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। सही बात है। बात वही हाइजीन की आती है, है ना, वो एक पूरा एक सिस्टम डेवलप होता है। अच्छा, एक और बात है पूछूंगी आपसे कि जो बच्चे मदर फीड पर होते हैं, ठीक है ना, वो थोड़े से हम देखते हैं कि उनका वेट नॉर्मल होते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल भाई मदर फीड में 2 साल तक उनका वेट, और जो बच्चे बॉटल फीड पर होते हैं वो माशाल्लाह बहुत हेल्दी होते हैं। ये क्यों होता है? हाँ, ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है ये, ठीक है। मैं समझता हूँ कि यही एक नोशन है, यही एक ख्याल है जिसने आर्टिफिशियल फीडिंग को प्रमोट किया है, ठीक है। ये एक मिथ है नहीं हमारे यहाँ। हाँ, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि आप ये देखें कि जो मदर फीड पे बच्चे हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं देखता हूँ वो ज़्यादा हेल्थी होते हैं। अच्छा। और जो आर्टिफिशियल में है वो इतने हेल्थी नहीं होते। इसकी वजह ये होती है कि ब्रेस्ट मिल्क का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है, उसमें तमाम फैक्टर मौजूद है, उसमें तमाम जो है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर मौजूद हैं, प्रोटेक्शन के मौजूद हैं। और मदर फीड की यही नहीं है, बल्कि वो बच्चे देखिए जो अभी आपने बैट का बात जिक्र किया था और साइकोलॉजी इन्वॉल्व हुई थी, यूजुअली जो ब्रेस्ट फीड के बच्चे आ रहे थे उनमें बीमारियां बहुत कम पाई जाती हैं। अच्छा, एक डॉक्टर साहब एक कॉल भी है, कॉलर को ले लेते हैं, फिर मजीद आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है, ठीक है जी। तो जो ब्रेस्ट फीड के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर माशरे में एक अहम रोल प्ले करते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल। ये एक यही नहीं है कि ये हम कोई बात कर लें कि भाई आर्टिफिशियल या मत कर, बल्कि ये एक नेचुरल वे है। आप जरा प्रीवियस ज़माने में चले जाएँ,
जहाँ जब आर्टिफिशियल फीड नहीं होते थे, आप देखें वो सब लोग हेल्थी हैं और ओल्ड एज पे भी बड़े मजबूत हैं। बिल्कुल, ये फैक्ट है ये और जो आर्टिफिशियल के वो इतने मजबूत नहीं। इसकी वजह ये कि जो यही सब नहीं है, सिर्फ यही बात नहीं है कि माँ का दूध बच्चा पी रहा है, बल्कि बच्चा जब माँ से छाती से लगता है वो एक अलग ही माहौल क्रिएट करता है। सही। उसकी जो नशोनुमा बच्चे की होती है वो एक अजीब, एक मोहब्बत की गोद में होती है वो हमें ना। उसका अलग, उसका जो एक इमोशनल बैकग्राउंड है, उसका एक ब्रेन डेवलपमेंट है, उसकी जो है एक ग्रोथ है उसकी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हम सिर्फ ग़िज़ा को देखने के लिए बच्चे को ये लो नहीं लो, ऐसा नहीं है। हमें बिल्कुल सुन जाइए, हमें तमाम फैक्टर को एनालिसिस करना चाहिए और मदर फीड को मैं समझता हूँ प्रमोट करना चाहिए। ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वाकई आपने सही कहा कि इससे पूरी एक पर्सनैलिटी बनती है। अच्छा, एक और बच्चों में एक कॉमन बीमारी होती है जो एक एज में आती है, लाइक 5 ईयर्स के बाद या 6 ईयर्स के बाद, चिकन पॉक्स। ये भी एक बड़ा, इससे बड़ा डर लगा रहता है भाई तमाम माँओं को, किसी भी वक्त ये अलार्म बच सकता है चिकन पॉक्स का। तो ये क्या, देखिए मैंने बताया ना आपको कि बीमारियां अलग अलग एज वाइज होती हैं। छोटे बच्चों की बीमारियां अलग होती हैं, बड़े बच्चों की बीमारियां अलग होती हैं। ये जो चिकन पॉक्स की जो बीमारी बताई, ये वायरस है एक्चुअली। चिकन पॉक्स एक वायरस है? ये वायरस इन्फेक्शन होता है। ये चिकन पॉक्स का एक वायरस है ये, और इसकी वैक्सीन भी होती है। लेकिन फिर भी हो जाता है। हाँ, नहीं, वैक्सीन फेलियर होते हैं। 86% इनका रिजल्ट आता है। अच्छा। तो बाकी जो 14% रह गए उनको तो होगा, है ना। फिर हमारे यहाँ जो हम जिस तरह से वैक्सीन दी जाती है फॉल्ट टेक्निक हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ यूजुअली ये जो ये कवर करता है ये। और चिकन पॉक्स के लिए या जितने भी वायरस इन्फेक्शन है, मीजल जैसे है, चिकन पॉक्स है और स्मॉल पॉक्स की पहले कॉलर को ले लेते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है, पता नहीं कोई लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज सही कर दीजिए। जी जी, तो जितने भी ये वायरस के यूजुअली होते हैं इनकी वैक्सीन हमारे यहाँ अवेलेबल होती है। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये होता है कि जितने भी वायरस इन्फेक्शन हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स के हों, वो चिकन पॉक्स हों, वो मीजल हो, और इवन कोई हेपेटाइटिस की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ वंस टाइम होती हैं। अच्छा, पूरी जिंदगी में उसके बाद जो लेकिन अपने साइड इफेक्ट्स बहुत छोड़ जाते हैं। जब ये डेवलप हो जाती हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अच्छा। इनके प्रोटेक्शन के लिए ये दोबारा नहीं होती हैं। अगर ऐसा किसी को हो गया है तो ये नहीं कि फिर वो वैक्सीन लगाने चला जाए कि सब दोबारा मुझे ना हो। वो एक ही दफा होता है। और ये चिकन पॉक्स हमारे यहाँ स्कूल गोइंग डिजीज कहलाती हैं ये। और ये कॉन्टेजियस डिजीज में चामार किया जाता है। यानी कॉन्टेजियस वो डिजीज होती हैं जो फैलती हैं, एक दूसरे से लग जाती हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है? एक वायरस होता है। ये वायरस है इनका। तो बाकायदा तकलीफ है, इसमें दाने निकलते हैं, रशिस होते हैं, पे ब्लिस्टर बन जाते हैं, वो उसमें पानी आ जाता है। वो पानी के फिर वो कितने दिन तक ये चलती है? ये चिकन पॉक्स जो है ये चलती है कितने दिन तक इसका टाइम पीरियड होता है? शुरू में ये 3 to 7 डेज इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी जब भी वायरस लगेगा ये तो 3 से 7 दिन में ये डेवलप हो जाएगा। हाँ। सिम्टम आना शुरू हो जाएंगी और 7 to 14 डेज में ये सबसाइड हो जाएगा। और ये स्पॉन्टेनियस होता है। अगर आप इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आप कोई ट्रीटमेंट, हाँ, इसका कोई वायरल डिजीज जितनी भी होती है सेल्फ लिमिटेड डिजीज कहलाती हैं। इनकी वायरस पे जब भी ये डेवलप हो जाती है हम सब इनको सपोर्टिव थेरेपी देते हैं। यानी इनकी जो प्रॉब्लम हो रही है हम उनको दूर कर रहे हैं। वो कहते हैं मुझे जलन हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, हम पेन किलर दे दिया हमने, समझे ना, लेकिन ट्रीटमेंट कोई नहीं आता, ये खुद ही खत्म हो जाता। अच्छा, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका? इनका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, ये इनका ये खुद ही जाती है। हाँ, इनकी जो कॉम्प्लिकेशन है आप उनको प्रिवेंट कर लें। और क्या कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन अलग अलग है इनकी, अलग अलग है। स्किन की अपनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिर बच्चे का, क्योंकि इसके अंदर बच्चे की अपनी बॉडी रेजिस्टेंस जो होती है, इम्यूनोलॉजी जिसे हम कहते हैं, वो कम हो जाती है। तो इसकी डिजीज जो होती है, जैसे सीने का हो गया, निमोनिया हो गया, जी हाँ, ओटाइटिस मीडिया हो गया, ब्रेन में चलेगी, मेनिंजाइटिस में चलेगी, यानी सीरियस भी है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन इनकी। ये उस पर डिपेंड करता है कि उस पर इन्फेक्शन आपको प्लस कौन सा हो गया उसके साथ। तो बात वही आ रही है कि आप जब ये बीमारी होती है तो आप अपने को जो है एक आइसोलेट करें, यानी बाहर ना निकलें घर में रहें, और सफाई का ख्याल रखें। जो पानी उसके जो ब्लिस्टर वगैरह हैं उसको कॉटन रखें आप, और जो है टिश्यू पेपर वगैरह रखें ताकि वो पानी को जो है वो ड्रॉप ना गिरे कहीं।
वो ड्रॉप आप ही के जिस्म में गिरेंगे, आप ही का और मजीद जरासीम बनाएंगे। हमें जाना सके एक ब्रेक पे, ब्रेक से आएंगे तो मजीद आगे बात करेंगे कि बच्चों के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। वैसे हम बेड वेटिंग के ऊपर भी बात कर रहे थे, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर सवाल कर सकते हैं, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, या कोई भी बच्चों से रिलेटेड कोई भी आपको सवाल करना है तो आप उससे कर सकते हैं। अभी जाना है हमें ब्रेक पे, हमारे साथ रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। जी वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबह बहुत अच्छी हुई होगी। और अब हल्की हल्की सी मुझे लग रहा है कि ठंड हल्की सी बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। आई होप कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं भाई अभी कहाँ सर्दी, कौन सी सर्दी, सर्दी नहीं स्टार्ट हुई है, लेकिन उसका अलार्म बजना शुरू हो गया है कि हम जी ठंड की तरफ जा रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह का मौसम चेंज आता है, लेकिन उसके साथ साथ बीमारियां भी अल्लाह ना करे, लेकिन कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं, लेकिन ऐसी छोटी मोटी बीमारियां भी हमारे साथ आ रही होती हैं, नज़ला, खांसी, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिल जाती हैं, वो अलार्म बजने स्टार्ट हो जाते हैं। खैर जनाब, आज का सवाल भी आप लोगों से रिपीट कर देती हूँ कि मुझे बताइए कि कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं। मैंने आप लोगों को ऑप्शंस भी दिए हैं, 112, 116 या 114। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। बेड वेटिंग के ऊपर भी हमने बात करी, और बहुत सारी बच्चों के अंदर जो बीमारियां होती हैं उनके ऊपर भी बात करिए। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि अभी आपने जिक्र किया था स्कूल गोइंग डिजीज़ का, तो कौन कौन सी स्कूल गोइंग डिजीज़ होती हैं जो बच्चों के अंदर हो सकती हैं और हमें उनको प्रिवेंट करना चाहिए? सही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा। बच्चों के हवाले से इसकी वजह ये है कि हम एक तरफ उनकी तालीम पर तो तवज्जो दे रहे हैं, जी हाँ, हमें उनकी सेहत पर भी उतनी ही तवज्जो की ज़रूरत होती है जितनी कि वो तालीम भी दी जा रही है। और एक्चुअली तालीम है ही इस बात का कि आप बच्चों को हर हवाले से बेहतर करें। यहाँ से भी है कि उनके IQ लेवल बढ़ा रहे हैं, आप उनकी फिज़िक्स को बढ़ा रहे हैं, आप उनकी हेल्थ को भी बेहतर करें। स्कूल गोइंग डिजीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, चंद हैं, और वो जो समझ लीजिए कि वो काउंटिंग में आ जाती हैं। कुछ बीमारियां वैक्सीन से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, या तो उसमें जैसे कि मम्स आ जाती हैं, हमने देखा बच्चों के गले के साथ ये बोले ग्लैंड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। हाँ। तो वो भी बहुत वायरस की इसमें आती है, किस्म होती है, वायरस इन्फेक्शन होता है ये। इसी तरह गलों की बीमारियाँ हैं, इसी तरह आपके जो है फेरेंजाइटिस है, फ्लू है, कोल्ड है, फिर हल्के से नमूनिया है। ये ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं ये एक दूसरे से फैलती हैं, कॉन्टेजियस डिजीज, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहलाते हैं ये। तो मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल ये है कि हर स्कूल में एक फिजिशियन होना चाहिए कि जो बच्चों के हवाले से जब बच्चों की सुबह असेंबली होती है तो एक लुक कर लें, वो चेक कर लें कि कौन से बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इलनेसेस कहाँ के आगे आ रही हैं। अगर उनमें कोई देख रहा है बच्चा कोई ऐसा कोई बीमारी नजर आ रही है तो उसको वहाँ से हटाएं। इसकी वजह ये है कि एक बच्चे दूसरे में इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो इससे ये नहीं है कि वो बच्चा को आपने हटा दिया, आपने सोचा कि आज बच्चे का दिन तालीम के हिसाब से ज़ाया हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि आपने उसको सेव कर लिया। एक दिन बचा के आपने बाकी दिन उसको 8 दिन आपने 5 दिन बचा लिया आपने। तो इस तरह से होता है। बच्चों की वैक्सीन जैसे हमारे वक्तों में होता था कि स्कूलों में वैक्सीन लगाई जाती थी, आज भी कुछ स्कूलों में कुछ स्कूलों में नहीं है, तो हमें वो सिलसिले बहाल रखने चाहिए। गलों की बीमारियां हैं, मैंने कहा ओटाइटिस मीडिया है, नाक है, बहुत सी बीमारियां हमारे यहाँ होती हैं, लेकिन अगर पहले दिन और दूसरे दिन ही अगर इन पर तवज्जो दी जाएगी तो ये कोई सीरियस स्टेप नहीं ले पाएंगी। अच्छा। और जल्दी ओवरकम हो जाएंगी। अच्छा। हमें बड़ा ख्याल की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ ना सिर्फ ये कि बीमारियाँ ये जो है वो इलाज मांगती हैं बल्कि अच्छी ग़िज़ा भी मांगती हैं। सही। अच्छा, कॉलर भी है, कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूसुफ साहब आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसे? बच्चों पे बड़ा ही अच्छा मौजूद चल रहा है, बीमारियों पे चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं हटके सवाल करना चाहता हूँ। जी जी बताइए। उमूमन छोटे बच्चे जब स्कूल में दाखिल किए जाते हैं तो वो उमूमन ऐसी बीमारियां बताते हैं जिसके बारे में हम जैसे बुखार बताएंगे तो हम फौरन देख लेंगे टेम्परेचर, हमें पता चल जाएगी है कि नहीं है, लेकिन बच्चे बताते हैं मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। जी हाँ, जो नजर नहीं आती ना। करें कि ये वाकई इसको दर्द है, तकलीफ है, इसको स्कूल नहीं भेजना, क्या ये ऐसे ही कर रहा है और इसका हल क्या है? सही है।
ये हमारे बच्चों के साथ आम प्रॉब्लम होता है। जी हाँ बिल्कुल, बच्चे कहीं ना कहीं उसको ना यूज कर रहे होते हैं, वो ये बच्चों की साइकोलॉजी होती है आई थिंक। साइकोलॉजी तो है, लेकिन इसका हल क्या है? ठीक है, अभी आपको बताते हैं इसका हल। चले जेनियन है कि नॉन जेनियन है? ठीक है जी, चले सही है। इसका भी कोई अलार्म होना चाहिए कि लगा दे तो पता लग जाए। देखिए बड़ा सिंपल तरीका है। थैंक यू सो मच यूसुफ साहब। इसका बड़ा सिंपल तरीका है। कुछ होती है सिम्टम और कुछ होती है साइन। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि